तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाने वाले में। और हम लेकर आ चुके हैं आपके कंप्लीट मैथ इन 30 डे सीरीज का 7वां वीडियो। और इसमें पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 और 4.3। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 4.1 के बारे में, द्विघात समीकरण की उत्पत्ति कहाँ से हो गई और द्विघात समीकरणों को हम पढ़ते क्यों हैं, इसका ओरिजिन क्या था, बहुत सी बातों में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और अब बारी है हमारी पढ़ने की प्रश्नावली 4.2 की। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको उस प्रश्नावली में सिर्फ समस्याएं दी रही होंगी और उसे आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन इस प्रश्नावली 4.2 में आपको उन द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और हमारा ये जो प्रश्नावली होने वाला है, ये है हमारा प्रश्नावली 4.2। और इस बार हमको प्रश्नावली 4.2, इसमें प्रश्नावली 4.3 तक है। तो सबसे पहले सवालों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल से शुरू कर देते हैं और आपको एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, एक्स स्क्वायर गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो आज हम आपको मूल ज्ञात करना सिखा देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है और इसका आपको हल, ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका आपको हल ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखिए अगर दो द्विघात समीकरण है जिसकी घात 2 है, यानी कि इनके 2 हल प्राप्त होंगे। ये चीज आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा कि कोई भी द्विघात समीकरण के 2 हल मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका अचर पद है, पहला स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप है कि जो अचर गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सबसे पहले जो अचर पद है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुणा कीजिए। और गुणांक के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में संख्या है, अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक हम करते हैं सबसे पहले। ये हमारा पहला स्टेप था। तो चलिए -10 और इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी मान लीजिए 1, यानी कि 10। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होने वाला है, स्टेप 2 ये होगा कि इस 10 का गुणनखंड कीजिए। 10 का गुणनखंड, प्राप्त संख्या का गुणनखंड, तो 10 का गुणनखंड कीजिए आप। 2 5 6 10, 5 1 कम 5, यानी आपको 2 फैक्टर मिले, 2 गुणे 5। ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, जो आपको गुणनखंड मिले हैं, स्टेप नंबर 3 क्या होने वाला है आपका, लिख लीजिए अभी। स्टेप 3, गुणनखंड को, जो आपको ये दो गुणनखंड मिले हैं, इनका गुणा तो 10 आना चाहिए, लेकिन इन्हें जोड़ने या घटाने पर x के साथ वाली संख्या आनी चाहिए। इनका गुणा तो 10 आना चाहिए। तो ऐसे गुणनखंड लीजिए जिनका गुणा करने पर तो 10 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो अगर ये दो गुणों का गुणा किया जाए, 2 गुणे 5, तो ये 10 के बराबर होगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर इन्हीं संख्याओं को, जोड़ने या घटाने पे इन्हीं संख्याओं को एक्स स्क्वायर के साथ वाले, यानी कि 3 आना चाहिए। अब 3 माइनस का है तो माइनस का ही 3 आना चाहिए। तो माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या लानी है, तो यानी बड़ा वाला जो संख्या होगा वो माइनस का रखेंगे। ये -5 कर लीजिए
और ये प्लस का 2 कर लीजिए। अब x 3 नहीं लाना है, सिर्फ 3x लाना है आपको, यानी इसके साथ भी x लगा लीजिए और इसके साथ भी x लगा लीजिए। और अब ये जो गुणांक है आपका, आपको इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर -5x में प्लस का 2x जोड़ दिया जाए तो ये माइनस का 3x ही हो जाएगा, यानी कंडीशन आपकी सेम ही है। और यहाँ से हमने निकाल लिया था कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। अब इसी के बाद जो आखिरी की संख्या है उसे उतार दीजिए। अब इन दोनों में देखिए कि उभयनिष्ठ क्या है, मतलब एचसीएफ क्या है, कॉमन चीजें क्या है। एचसीएफ के बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, बहुत विधिवत तरीके से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो शुरू से देखते हुए आएंगे, तो इस वीडियो में आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या कॉमन लेने लायक है, इसमें एक्स कॉमन लिया जा सकता है, इसके अलावा कोई कॉमन लेने लायक चीज नहीं है, तो एक्स माइनस 5 जो है आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर इसमें आप 2 कॉमन ले ले, प्लस 2 कॉमन ले ले, तो x माइनस 5 पे आपका कॉमन आ जाएगा। अब एक कोष्टक में x माइनस 5 हो गया और दूसरा कोष्टक में x प्लस 2 हो गया। अब इनका हल ज्ञात करना है तो 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 5। और दूसरा हल आपका इसी तरीके से x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए। अब x बराबर -2 आ जाएगा। ये आप बिल्कुल ध्यान से विधि को देख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में तय आता है। आपको एक गुणनखंड निकालना होगा, और गुणनखंड सबसे जरूरी चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए। इससे आपके हमने सब बताया था कि इसकी अधिकतम घात द्विघात समीकरण की 2 होती है, इसलिए 2 हल प्राप्त होंगे और ये 2 मूल ये रहे आपके। ठीक, अब इसी तरीके से आपको इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि अब इसी तरह से आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, 4 कर लीजिएगा। और हमारे पास समय कम है इसलिए हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वो भी का प्रयास करेंगे। अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे कौन सा सवाल आपको समझना है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, हमारा तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि इस उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपको 2 सवाल दिए गए हैं और ये भी द्विघात समीकरण के रूप में बना दिया गया है, इसके बस हल निकालने हैं। तो ये तो आप अपने से कर सकते हैं, और हमारे पास समय कम है इसलिए हम आपको उतना डीप में नहीं जाएंगे और आगे के क्वेश्चन समझा देते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। अब ये देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जिनका योग, 2 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का योग 27 हो, ठीक, और 2 संख्याओं का योग 27 हो और उनका गुणनफल, उनका गुणनफल 182 होना चाहिए। अब ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए एक सीधा सा नियम है, आप समझ लीजिएगा ना, ये आपको हर जगह काम आएगा। तो सबसे पहले लिखिए हल, और मानिए यहाँ पर भी आप मैथ में अधिकतर मानकर ही चलते हैं। मानिए, माना पहली संख्या यक्स है। जब पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। अब हमने ये क्यों लिखा, आप इसको समझ जाइए।
जैसे कि अगर मान लीजिए दो संख्याओं का योग 12 है ना, दो संख्याएं जैसे 5 और 7 हैं, इनका योग 12 है, ठीक। एक संख्या हम जानते हैं कि 5 है, दूसरी संख्या को नहीं जानते कि क्या है। तो पहली संख्या तो मान लीजिए 5 है और दूसरी संख्या को हम 12 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं, 12 माइनस 5 बराबर 7, यही बात होगी ना। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। आपको समझने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आप समझ गए बात। ऐसे हम क्यों लिखते हैं। अब जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट दो, अब हमें जो दूसरी बात कही गई है कि इन दोनों का गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर 182 आएगा, यानी कि अगर मैं x का गुणा कर दूं 27 माइनस x में, तो ये कितना आएगा, 182 आएगा, ठीक। तो अब इसका गुणा कर देते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और प्लस के इस साइड जो है वो इस साइड के माइनस का हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया है। अब इस द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको हल करने का तरीका बता दिया है। सिर्फ अगर आप प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे तो उसे हल करना एकदम मजाक बन जाएगा आपके लिए। चलिए, इसी के साथ हमने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब बारी है हमारे चौथे क्वेश्चन को समझने की। तो अब बारी है हमारे तीसरे क्वेश्चन की समझने की। तो सबसे पहले हम तीसरे क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे लिखा है, तीसरे प्रश्न में हमारा क्या है कि दो क्रमागत धनांक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत धनांक पूर्णांक यानी कि दो नंबरों का वर्ग, जैसा कि आपका है 365, और वो दो नंबर कौन से है ये ज्ञात करने है। और वो जो दो नंबर है वो दो क्रमागत नंबर है, मतलब जैसे 4 के बाद 5 या फिर 6 7, यानी कि एक का अंतर है, दोनों नंबरों में एक का अंतर है, और इन दोनों का स्क्वायर कर देने पर 365 कितना है, 365 बन जाएगा, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसीलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन में। मांगना पहली संख्या, चलिए हल सबसे पहले लिखते हैं हल। माना पहली संख्या बराबर यक्स है, और दूसरी उससे क्रमागत संख्या है, मतलब कि एक बाद वाली संख्या है, यानी x प्लस 1 है, और दूसरी ठीक। ये रहा आपका दोनों संख्याएं, और इन दोनों का वर्ग बोला है 365 के बराबर है, तो इन दोनों का वर्ग कर लीजिए। यानी पहली संख्या है x का स्क्वायर प्लस वर्गों का योग, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है। ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा गया है। इसी को जैसे लिखा था हमने इसे साधारण कर लिया है, सिंपल करने का प्रयास किया, अंकगणितीय रूप में लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365, ठीक। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x इस साइड आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1। अब ये जो प्लस का 365 है बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यही आपको कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 में से एक जाएगा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने समीकरण के रूप में बदल दिया है, द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया है। इस द्विघात समीकरण को आप हल कर आंसर ला सकते हैं। बात कर लेते हैं हम चौथे क्वेश्चन की, अब बात कर लेते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, सॉरी हमने तीसरा लिख दिया है।
यहाँ पर ये क्वेश्चन है चौथा और हमने इसे तीसरा नाम दे दिया, गलती हो गई हमसे, मान लीजिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, आधार 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। और यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आधार और ऊंचाई की बात कर ले, तो सबसे पहले हम आधार की बात कर लेते हैं। माना, सबसे पहले लिखते हैं हल, फिर उसके उपरांत माना को पहले मान लेते हैं आधार 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब है कि माना आधार x सेंटीमीटर है, तो अब ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब लिख दीजिए, अब ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर अधिक होगा x प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें आपको दिया है कर्ण, और जो आपका कर्ण है वह है 13 सेंटीमीटर। अब आपको आधार और ऊंचाई निकालना है, तो आधार, ऊंचाई और कर्ण दे दिया गया। तो इससे रिलेटेड आपको कोई फार्मूला याद है? हाँ, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाया जाए तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। इसी का हम यूज करेंगे। तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। तो 13 13 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे आप तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस 7 दूना 14 एक्स टू ए बी, यानी 7 दूनी 14 एक्स, कितना होगा आपका। फिर इसके बाद 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 159 प्लस का इस साइड आएगा तो मैं ऐसा देती, उसके बाद लिख लीजिए प्लस 14x। अभी जो आपका 49 दिया है, अभी जो आपका 49 दिया है ये तो प्लस का है, प्लस 49। अब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 169। फिर उसके बाद आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब 49 किसमें से कम करेंगे, 59 69 यानी 120 प्लस, अरे माइनस का, माइनस क्योंकि बड़ी संख्या तो माइनस का 120 बचेगा। यही आपका द्विघात समीकरण के रूप में हमने बना दिया है। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन में आपके तर्क शक्ति को परखने के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूं, इसे आप ही बदलेंगे द्विघात समीकरण के रूप में और आप ही हल करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के बारे में। उससे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। चलिए, तो अब हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्चुअल में प्रश्नावली 4.4 होती, लेकिन प्रश्नावली 4.3 को हटा दिया गया है। उसमें आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाने से गुणनखंड निकालने का एक तरीका बताया गया था, लेकिन प्रश्नावली 4.3 जो एक्चुअल में इस समय, जो कि एक्चुअल में प्रश्नावली 4.4 होती, उसमें एक और तरीका दिया है पूर्ण वर्ग बनाने की। उसमें एक और तरीका दिया है द्विघात समीकरणों को निकालने का, जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघातीय सूत्र। एक और तरीके से हम द्विघात समीकरणों के हल निकाल सकते हैं, जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघातीय सूत्र। ये जो तरीका है आपका, इसका इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ है और इसका इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति का नाम था श्रीधराचार्य, जो भारत के एक महान गणितज्ञ थे, और इनके ही नाम पर इस सूत्र का नाम रख दिया गया श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर कुछ लोग इसे द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। तो ये सूत्र क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण किस रूप में होते हैं। द्विघात समीकरण कोई भी होता है तो होता है
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे ही द्विघातीय सूत्र होते हैं, ऐसे ही द्विघात समीकरण होते हैं। अब श्रीधराचार्य ने कहा कि ये तो जो आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल निकालने का तरीका है, ये तो बहुत मतलब लेंथी हो जाता है और इसमें बहुत बार उत्तर नहीं निकल पाते उतने आसानी से, इसमें आपको बहुत समय लगता है। तो इसका एक तरीका निकाला इन्होंने और इसी को निकालने के लिए, हल निकालने के लिए इन्होंने एक सूत्र दे दिया और इनका जो सूत्र था वो था माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो ये सूत्र है इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, आचार्य सूत्र, या फिर इसी को कहते हैं हम द्विघाती सूत्र। तो ये सूत्र आपका श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया था और इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर b है ये माइनस का b लिख दीजिए, फिर प्लस माइनस अंदर इसके b माइनस 4 गुणे में a फिर c उसके बाद 2/a कर दीजिए और आपके दोनों मूल निकल जाएंगे। लेकिन श्रीधराचार्य ने सिर्फ यहाँ तक नहीं बताया था, इन्होंने एक और बात बताई थी। इन्होंने एक बात की थी d की। अब ये d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है d मतलब व्यक्तिकरण की। इन्होंने बताया था कि किसी भी समीकरण को हल किए बिना ही हम बता सकते हैं कि उस द्विघात समीकरण का कोई हल होगा या नहीं होगा, या फिर उस समीकरण के दो अलग अलग हल होंगे या सेम हल होंगे। तो इसको पता करने के लिए इन्होंने एक और सूत्र दिया था जो था बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन d जब छोटा होगा 0 से, यानी 0d से बड़ा होगा, जब ये आपका निकल जाएगा d और ये अगर 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर ये d जो है आपका बराबर हो जाए 0 के तो आपके दो हल होंगे, लेकिन दोनों सेम हल होंगे, यानी दो समान हल प्राप्त होंगे, समान मूल प्राप्त होंगे। आपको दो समान मूल प्राप्त होंगे और फिर इसी प्रकार से अगर d बड़ा हो जाए g 0 से तो दो अलग अलग हल प्राप्त होंगे आपको। अर्थात श्रीधराचार्य ने आपको कितनी बातें बताई थी? उन्होंने बताया था कि आप किसी द्विघात समीकरण को बिना हल किए पता कर सकते हैं कि उसका कोई एक हल, कोई हल होगा भी या नहीं होगा, या फिर उसके दो समान हल होंगे या उसके दो अलग अलग हल होंगे, इसको पता कर सकते थे। और उनके सूत्र की सहायता से इतना लेंदी टॉपिक करने की जरूरत नहीं है आपको और आप आसानी से द्विघात समीकरणों के दोनों हल निकाल सकते थे। तो चलिए अब इस पे कुछ बातें कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अब याद रखिएगा ये फार्मूला और ये दोनों आपको काम आने वाला है, तो दोनों याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इसमें पूछ रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें हल कीजिए। यानी कि अगर द्विघात समीकरण का पहले ये चेक करना है आपका कोई हल हो, अगर नहीं होगा हल तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा, अगर हल होगा तब उसे हल करना है। यही आपको पहले क्वेश्चन में कर रहा है। पहला क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब आपको निकालना है विभक्तीकरण यानी g। अब d निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले b स्क्वायर, अब इसमें b कहाँ है यानी ये, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4
गुणे ए यानी 2, सी यानी 5। तो ये हो गया आपका 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 5 दूनी 10, चौके 8 5 40। ये आपका 9 में से 40 माइनस करना है, 40 है यहाँ पर और ये प्लस का 9 है, यानी कि हो गया आपका माइनस का 31। अब डी बराबर माइनस का 31। अब डी क्या 0 से बड़ा, ये यहाँ पर कौन सा कंडीशन सही हो जाता है, डी छोटा है 0 से, ठीक है, 0 बड़ा है डी से, ठीक। यहाँ पर पहली कंडीशन हो जाता है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। जब पहला कंडीशन हमारा आ गया कि डी छोटा है 0 से, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। इतना ही करके छोड़ देना है। और एक और आगे का हम बता देते हैं, क्योंकि हमें आपको फार्मूला पर सवाल लगाकर दिखाना है, इसलिए एक और सवाल को हम देखते हैं, अगर उसका हल हुआ तो हम आपको हल करके दिखाएंगे। अब दूसरा जो हमारा सवाल दिया है वो लिखा है, तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। ये तीसरा जो सवाल हमारा दिया है वो लिखा है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है, और अगर इसका हल है तो कैसे निकाला जा सकता है कि सिद्धाचार्य सूत्र से। तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 इज इक्वल टू 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 16 के 24, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12, और 12 बड़ा है 0 से, यानी कि जो डी है ग्रेटर देन 0, यानी इसके दो असमान हल होंगे। अब इन दो असमान हलों को निकाल लेते हैं हम। इसके लिए हमें इस साइड पे जगह चाहिए, तो हम इसे निकाल लेते हैं, और जो हमारा सिद्धाचार्य सूत्र है उसे लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी यहाँ पे 6 है, माइनस 6 है, माइनस माइनस प्लस माइनस 6, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ पर 12 आया है, इसे डायरेक्ट उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए, और 2a 2 और a का मान 2 है, यानी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, यहाँ पे हो गया 4। अब 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4 2 3 6। अब यहाँ पर एक हल इसका हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 12 बट्टा 2, और एक दूसरा हल हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 12 बट्टा 2। ये आपके दो हल निकल कर आ चुके हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो, यानी k का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहला जो हमारा सवाल दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3। इसके हमें क्या ऐसे करने की दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो, और दो बराबर मूल किन संख्याओं के होते हैं, दो बराबर मूल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, d इज इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर ऐसा कंडीशन आए तब जाके दो बराबर मूल आते हैं, ठीक। तो अब दो बराबर मूल लाने के लिए हमें d इज इक्वल टू 0 लाना होगा, यानी इसका पूरा मान 0 लाना होगा। तो इसके लिए d निकालना होगा, सबसे पहले जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना होगा।
तो बी स्क्वायर का मान कितना है, के का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो के स्क्वायर माइनस 4 8, 8 का 16 3 के 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, यानी के बराबर आपका हो जाएगा रूट में 24। अब के बराबर हो गया आपका रूट में। अब इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, 24 2 1 कम 2 दूनी 4 2 छक्का 12 3 दूनी 6 2, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, अंदर रूट के अंदर 3 दूनी 6 प्लस माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसी तरीके से आप इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हल कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं उसके आगे वाले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया को बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें बता रहा है कि इसकी जो चौड़ाई लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, यानी माना हल बराबर माना लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है। अब इसी तरह चौड़ाई जो है कि चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर है, इसी तरीके से लंबाई जब दोगुनी है तो लंबाई बराबर 2x सेंटीमीटर है। अब जो कि क्या कहते हैं, अब इसका क्षेत्रफल हमें निकाल दिया है, कितना है, क्षेत्रफल बराबर दिया है हमें 800 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब हो गया x इंटू 2x बराबर 800। अब ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर 800। अब आपको हो गया x स्क्वायर बराबर 400 बराबर 800 बटा 2 यानी 400। अब x बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 400, यानी x बराबर आपका हो गया 20, और जो आपका x था वो आपकी थी चौड़ाई, यानी चौड़ाई बराबर आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, और लंबाई जो है लंबाई बराबर है आपके 2x के, यानी 2 गुणे 20 बराबर 40। आपका तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, तो अब चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसमें लिखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या यह स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यानी चौथा क्वेश्चन सबसे पहले लिख लीजिए, माना हल बराबर माना पहले मित्र की आयु मित्र की आयु बराबर x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु दोनों का योग 20 था, तो यानी कि 20 माइनस x दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी। और आज से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी कि जो पहला मित्र था उसका हो गया
पहला मित्र 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु x-4 हो गया और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना होगा 20-x-4 यानी आपका हो गया 16-x। और उस समय इनके आयुओं का प्रश्नानुसार उस समय इनके आयु का गुणनफल जो था यानी 16-x और जो गुणे में था x-4 वो बराबर था कितने के 48 की। अब इसको हल करेंगे, ये हो गया आपका 16x और ये 16 24 के 4 हासिल लगा 2 4 एकम 4 5 6 यानी 64 और ये हो गया आपका। और अगला हो गया आपका माइनस का x² माइनस 4x इज इक्वल टू 48 यानी x² माइनस का 4x 16x ये हो गया आपका प्लस 12x। अब 48 आपका माइनस का 64 ये प्लस का इस साइड है, इस साइड आकर आ गया माइनस का 48 इक्वल टू 0 यानी x² प्लस 12x 8 4 12 को 2 हासिल लगा 1 6 4 10 1 11 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसका अभिव्यक्तिकरण निकाल लीजिए जो कि है आपका इसका d निकाल लीजिएगा। अगर d 0 से बड़ा होगा, यदि d या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा तो इसका हल होगा और यदि इसका हल होगा तो आयु निकाल लीजिएगा, अगर हल नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। और जो इसका आखिरी क्वेश्चन है वो आप लोग अपने से होमवर्क में कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा जो अध्याय 4 है ये भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। और हमारी आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका आप जो कंप्लीट मैथ इन 30 डेज सीरीज का वीडियो देख रहे हैं, इसमें अगर कोई भी त्रुटि लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 933632 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं कंप्लीट मैथ इन 30 डेज सीरीज के अगले वीडियो में और पढ़ेंगे अध्याय 5वां। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपको 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी क्लास 10 की मैथ समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।